हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। एंजाइम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट करने से हमारा मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसको वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम के एक्टिविटी जो है उसको इफ़ेक्ट करेंगे, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, यानी कि जो तापमान है वो किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेगा। अप टू ए पॉइंट रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। पर ऐसा नहीं कि हम इंक्रीज़ करते जाएंगे टेम्परेचर को तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी, अप टू अ पॉइंट ओनली। ठीक है, एक पॉइंट यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तभी क्या है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे। लेकिन बात करते हैं टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता कैसे है। ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तब क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होते हैं उसके मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। अब सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो तेज़ी से मूव करें, इट मीन्स क्या होगा कि ज़्यादा चांसेस हैं कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उससे वो कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने से हमारा मतलब है बाइंड कर जाएंगे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से। ठीक है, तो बाइंड कर गए इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड हो गई है और ज़्यादा अगर वो बाइंड करते चले जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी। तो वही हमारा कहने का मतलब है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही होगा। ऐसा नहीं कि हम इंक्रीज करते जाएंगे टेम्परेचर को तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर अगर कर दें तब क्या होगा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर जो है डीनेचर वो हो जाएगा। ठीक है, डीनेचर होने से क्या मतलब है कि जो उसका फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फंक्शन अपना शो नहीं कर पाएगा, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी अब खत्म हो चुकी है। एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो गई, उसका फंक्शन लॉस हो गया, इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगी। उसको हम ग्राफ से भी समझेंगे, एक बार वापस से देख लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। अप टू ए पॉइंट, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही क्या होता है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज सबस्ट्रेट कोलाइड विद एक्टिव साइट मोर फ्रिक्वेंटली व्हेन मॉलिक्यूल मूव रैपिडली। ठीक है, ज़्यादा वो मूव करेंगे तब क्या होगा, ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उससे सबस्ट्रेट जा कर के बाइंड कर जाए। ठीक है, हमारे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर जो है जिस टेम्परेचर पे जो है एंजाइम बेस्ट फंक्शन शो करते हैं वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्राफ की। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ रेट ऑफ रिएक्शन आप देखिए इंक्रीज हो रही है, लेकिन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, इसे हमने बोला ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमल टेम्परेचर से हमारा क्या मतलब है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम अपना बेस्ट फंक्शन शो करेगा। ठीक है, इससे अगर बहुत ज़्यादा हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो आप देखिए सडनली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सडन ड्रॉप देख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो रही है और धीरे जैसे ही ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर चला गया तो जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट तक ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज होगी। रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एक पॉइंट तक की ही हम बात कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो है वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारा टेम्परेचर जैसे हमने डिस्कस किया, पर ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वही टेम्परेचर रेंज रहेगी। ठीक है, ये वेरी करता रहता है स्पीसीज टू स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं पीएच की। ऑप्टिमल पीएच, जैसे कि ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है उसी तरीके से जो है ऑप्टिमल पीएच भी होता है। ऑप्टिमल पीएच या ऑप्टिमल टेम्परेचर से हमारा क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे जो है एंजाइम अपना बेस्ट फंक्शन शो करेगा। ठीक है,
ऑप्टिमल pH इज़ 6 to 8। इस pH पे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इस pH पे जो है ये अपना बेस्ट फंक्शन शो करता है। बट देयर आर एक्सेप्शंस, यानी पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही pH होगा। जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे हमें पता है स्टमक के अंदर तो pH बहुत कम रहता है, ठीक है। तो वो बहुत कम pH पे ही जो है अपना फंक्शन शो कर पाएंगे। अगर हमने pH बढ़ा दिया तो उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे हम pH को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सडन ड्रॉप हो जाएगा अगर जो है pH बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया तो, ठीक है। लेकिन ये भी जो है वेरी करता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन की, यानी कि तब क्या होगा जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को जो है इंक्रीज़ कर देंगे बहुत ज़्यादा। एज द एंजाइम कंसनट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जैसे जैसे एंजाइम की कंसनट्रेशन हम इंक्रीज कर देंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कैसे इंक्रीज हो जाएगी? जैसे मान लीजिए हमने कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें एंजाइम जो है उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई, कंसनट्रेशन एंजाइम की इंक्रीज हो गई, इट मीन ज़्यादा चांसेस हैं कि सबस्ट्रेट जो है बाइंड कर जाएगा किसके साथ में, एंजाइम के साथ में। ज़्यादा सबस्ट्रेट ज़्यादा एंजाइम के साथ में बाइंड किया, रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप इंक्रीज हो गई। तो क्या होगा, जैसे ही हमने एंजाइम की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ किया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। At very high enzyme concentration, the substrate concentration may become rate limited, so reaction stop increasing। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम जो है एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होती ही चली जाएगी। देखिए हमने कंसंट्रेशन एंजाइम की तो बढ़ा दी है, लेकिन सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो तो लिमिटेड है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करी है एंजाइम की तो सडनली क्या होगा, एकदम से हमें दिखाई देगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एकदम से इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन है ना एंजाइम की। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, एकदम कांस्टेंट हमें दिखाई देगा ग्राफ, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। देखिए जैसे ही एंजाइम की हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करी, क्या होगा, एकदम से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस तरीके से जो है हमें चेंज यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ, एंजाइम की कंसंट्रेशन तो हमने बढ़ा दी है, लेकिन सबस्ट्रेट तो लिमिटेड ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सैचुरेशन बन जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी एकदम इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एंजाइम कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगी एंजाइम की एक्टिविटी को। एज एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, जो रेट है रिएक्शन की वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वापस से क्या होगा, हाई एंजाइम कंसंट्रेशन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बिकम रेट लिमिटिंग, सो रिएक्शन स्टॉप इंक्रीजिंग। उसके बाद जो है रिएक्शन जो है रुक जाती है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन किस तरीके से इफेक्ट करेगी एंजाइम की एक्टिविटी को। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज अगर हम कर देंगे तो उस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद में सैचुरेशन आ जाएगा। सबस्ट्रेट के केस में भी सेम होगा, जैसे ही हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एकदम से इंक्रीज होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जैसे ही आएगा, यहाँ पे सैचुरेशन बन जाएगा। उसके बाद जो है फर्दर इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलेगा रिएक्शन के अंदर। द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। बट एट हायर कंसंट्रेशन एंजाइम मॉलिक्यूल बिकम सैचुरेटेड। बहुत ज़्यादा अगर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो क्या होगा, हमारे पास लिमिटेड, अब पिछले केस में क्या था, हमारे पास सबस्ट्रेट लिमिटेड है। ऑल्दो हमने क्या किया, एंजाइम की कंसंट्रेशन को तो बढ़ा दिया, लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो हमारे पास में लिमिटेड थी। उसी तरीके से अब हमने सबस्ट्रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ा दी, लेकिन एंजाइम जो है वो तो लिमिटेड है। जो भी सबस्ट्रेट हमने एक्स्ट्रा डाले, मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो एंजाइम जो है जल्दी जल्दी से बाइंड कर गए सबस्ट्रेट से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सैचुरेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अब और एंजाइम नहीं है, जितने भी थे वो बाइंड कर गए सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो वही बात हो गई, यहाँ पे सैचुरेशन आ गया। बट एट हायर कंसंट्रेशन एंजाइम मॉलिक्यूल बिकम सैचुरेटेड, सो एडिंग मोर सबस्ट्रेट डजंट मेक
मच डिफरेंस, उसके बाद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो सबस्ट्रेट की, उससे भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो फर्दर जो है इंक्रीज नहीं होगा रिएक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा। तो अभी हमने देखा टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है किस तरीके से जो है इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। फिफ्थ आता है एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, नाम से आप समझ सकते हो, इनहिबिट रोकना, केमिकल विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर क्या है, एक तरीके का केमिकल होता है जो कि स्पेसिफिक एंजाइम को क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। तो दो तरीके के इनहिबिटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। has a similar structure to normal substrate molecule, it can be overcome by increased concentration of substrate। अच्छा जी, ये हम समझते हैं कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किससे, सबस्ट्रेट से, मतलब सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर होगा वो लगभग सिमिलर होगा। सिमिलर होने से क्या होगा कि जो हमने डिस्कस किया था कि जो एंजाइम होता है उसमें एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, उससे तो आकर बाइंड करता है सबस्ट्रेट। तो क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाता और इनहिबिटर यहाँ पे जाकर के बाइंड कर जाएगा। अब इनहिबिटर ऑलरेडी बाइंड कर चुका है एंजाइम के साथ में, इट मीन्स सबस्ट्रेट आकर के अब बाइंड नहीं कर सकता एंजाइम के साथ में। तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी, प्रोसीड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू नॉर्मल सबस्ट्रेट। तो जो इनहिबिटर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे सिमिलर होता है, सबस्ट्रेट से। तो सबस्ट्रेट जो है जाकर के बाइंड नहीं कर पाता है एंजाइम के साथ में, इनहिबिटर बाइंड कर जाता है और फिर जो है ये एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कॉम्पिटिशन चलता है इनहिबिटर के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसको हम किस तरीके से स्टॉप करें, किस तरीके से हम रोक सकते हैं। एक चीज़ हो सकती है, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि इनहिबिटर के कंपैरिजन में सबस्ट्रेट जाकर के बाइंड कर पाए एंजाइम के साथ में, तो रिएक्शन जो है प्रोसीड कर पाएगी, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा कि ये ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे एंजाइम से ज़्यादा बाइंड कर पाए सबस्ट्रेट एज कम्पेयर टू इनहिबिटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। इट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है इनहिबिटर के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, दे डू नॉट डायरेक्टली compete विद सबस्ट्रेट। इस तरह के जो इनहिबिटर होते हैं वो किसी भी तरीके का डायरेक्ट कंपटीशन नहीं करेंगे सबस्ट्रेट के साथ में। Instead, it bind to another part of the enzyme molecule and change the shape of the whole enzyme। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव, तो नाम से आप बता सकते हो यहाँ पे किसी तरीके को कंपटीशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये क्या है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम एंड इनहिबिटर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इनहिबिटर जो था वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाकर के बाइंड कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनहिबिटर होता है वो जो नॉन बाइंडिंग साइट होती है एंजाइम की, उस पे जाकर के बाइंड कर गया, ठीक है। नॉन एक्टिव साइट आप इसे बोल सकते हो, यहाँ पे जाकर के बाइंड कर गया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ठीक है, उसका शेप ही चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, शेप चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब सबस्ट्रेट भी जाकर के इस पर बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिटर होगा। तो जितने भी ड्रग्स वगैरह होते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं और जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो इसी तरीके का ही काम करती है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसको हम किस तरीके से फ़ायदा होगा इनका हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि कोई भी रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बन गया, अब ज़रूरी नहीं है ना कि वो प्रोडक्ट बनता ही चला जाएगा,
रिएक्शन होती चली जाएगी, प्रोडक्ट बनता ही चला जाएगा। किसी टाइम पे ज़रूरी भी है कि वो स्टॉप भी हो। तो इनहिबिटर का फंक्शन ये भी होता है कि वो रिएक्शन जब यानी कि प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही बन गया है तो उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो इनहिबिटर एक तरीके से वो फंक्शन प्ले करते हैं रिएक्शन को स्टॉप करने का, ठीक है। क्योंकि इस एंजाइम के साथ में अगर इनहिबिटर जो है बाइंड कर गया, इट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।